हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी तैयारी जीत तक। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास फिजिक्स की क्लास है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के टारगेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर बने रहिए। और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लास्ट तक वॉच करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जो भी फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन है, फिजिक्स के जो टॉपिक हैं बेसिक से हार्ड, उन टॉपिक्स से मैंने टॉप क्वेश्चंस चुने हैं। वो हर एग्ज़ाम में या रिपीट हुए हैं या आएंगे ही। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरे नोट्स क्वेश्चंस जो भी हैं एनसीईआरटी नोट से ही बनाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वॉट होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। एन से डिनोट करते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? इकाई किसकी है प्रकाश वर्ष? तो ये दूरी की है। आपने ग्रह टू ग्रह, पिंड टू पिंड, इसकी दूरी नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्सेक मात्रक है, तो पार्सेक किसका मात्रक है? तो ये भी दूरी का ही मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है ये। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 746 वॉट होते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। बीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइंस का पार्ट पूछा गया है। आने वाले यूपी पीसीएस आरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट, यूपी पेट, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले वनडे, सबके लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? ये 746 हो गया है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। तेल का एक बैरल कितना होता है? तो 159 लीटर होता है, ध्यान रखिएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? आपने देखा होगा सबसे बड़ी इकाई पूछते हैं, लेकिन लंबाई की सबसे जो न्यूनतम इकाई है वो फर्मी मीटर है। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? तो डॉप्सन होती है, उससे नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकीय दबाव की इकाई क्या है? तो इसकी है, आप देख सकते हैं, बार है इसकी इकाई। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। नौसेना संचालकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो कि समुद्र में सबमरीन होती हैं, उससे बाहर वो कैसे देखते हैं? तो जो भी उपकरण प्रयोग किए जाते हैं समुद्रयान में, मान लीजिए कुछ डूब गया है, तो ऊपर जहाज जा रहा है, वो नीचे कैसे देखेगा आने वाले अवरोधकों के बीच में? क्या तो सोनार का यूज़ करते हैं इसमें। बेसिकली मान लीजिए नाव है, ये कोई चीज़ रास्ते में आ गई है, तो वो कोई रे भेजते हैं, इससे टकरा के फिर वो वापस आती है और वो समझ जाते हैं कि हमारे रास्ते में कुछ अवरोधक है नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये गैसों का दाब मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर है। आर्द्रता जहाँ पे आएगा वहाँ पे हाइग्रोमीटर ही समझ लीजिएगा आप, वायुमंडल की होगी तो। रक्तदाब नापने का यंत्र क्या है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर है ये, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्रेस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र है, तो ये पौधों की वृद्धि नापता है। वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है? किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सॉरी, तो ये अपकेंद्रण बल है। आपने सेंट्रीफ्यूगल देखा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कार्य करता है। जो कि चीज़ें बाहर की तरफ मूव करती हैं, जो भी चीज़, वो सेंट्रीफ्यूगल होती हैं, और जो अंदर की तरफ घसीटती हैं वो सेंट्रीपिटल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता है कि ये बेसिकली जिस फॉर्म में वॉशिंग मशीन कार्य कर रही है, तो वही है अपकेंद्र। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है? तो ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा, एम। P=mv आपने देखा होगा, तो ये इसी के फॉर्मूले के यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल के अंशतः भरा हुआ, क्वेश्चन देखते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर जा रहा है और एक समान त्वरण से जा रहा है। मतलब एक समतल सड़क है, सीधी रेखा में चलता चला जा रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा है, और समतल सड़क है, मतलब कहीं उबड़ खाबड़ नहीं है। तो तेल का जो पृष्ठ है, मतलब तेल की आकृति जो टैंकर के अंदर है, वो किस फॉर्म में होगी?
तो आप सब जानते हैं कि ये परवलय फॉर्म में होगी, वक्र के फॉर्म में। मान लीजिए ये टेम्पू है और इसमें तेल भरा है, तो ये तेल यूं ही होगा ना अंदर जाके यूं, तो ये परवलयकार होगा, तो ये बन जाएगा। तो इसी की बात की गई है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने किया था? तो न्यूटन तो सबको पता है, बट इसका ओरिजिनल नाम क्या है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये आइजैक न्यूटन के साथ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 20। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा? मान लीजिए कोई भी ग्रह अंतरिक्ष में एक वृत्तीय गति कर रहा है, तो वो आप कुछ भी फेंकेंगे तो वो भी उसी के साथ एक वृत्त फॉर्म में ही घूमेगा। समझे आप? मान लीजिए आपने ये ग्रह ये यहाँ चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, तो आपने कुछ छोड़ा तो वो भी यूं ही चक्कर लगाएगा, इसके साथ एक वृत्तीय गति ही फॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हैं अंतरिक्ष यान के साथ सी ऑप्शन के साथ उसी गति से गतिमान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? क्वेश्चन 21। अपरिवर्तित रहेगा, शून्य रहेगा, पीछे गिरेगी या कोई नहीं होगा? तो इसका होगा अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु आप ऊपर गिरा रहे हैं तो उसका भार परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो नीचे गिर रही है, उसी भार के साथ गिर रही है। लेकिन आप अगर चंद्रमा पे जाएंगे तो आपका वेट चेंज हो जाएगा। पृथ्वी पे कोई चीज़ अगर आप चंद्रमा पे ले जाएंगे तो 1/6 हो जाती है वो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का भार किस जगह पर सर्वाधिक होता है, या सर्वाधिक किस जगह पे होता है, ये क्वेश्चन है। किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो सभी जानते हैं कि विषुवतीय रेखा पे पिंड का भार बहुत ही कम होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा सबसे ज़्यादा लगता है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी लोहे, क्वेश्चन 23। लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। मान लीजिए एक साथ ऊपर किसी हवा में नीचे ज़मीन पे गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा पहले सतह पे पहुंचेगा? तो इसका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आंसर है, मैं आपको बताता हूँ, आप कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मान लीजिए आपके ऑक्सीजन हवा वायु के प्रेजेंस में आप एयर के प्रेजेंस में अगर आप फेंक रहे हो कोई भी चीज़, तो वो तीनों साथ में गिरेगी, एक साथ नीचे पहुंचेगी। लेकिन जब आप एयर हटा दोगे, वहाँ पे आपने एयर हटा दिया है, निर्वात में आप अगर चीज़ भेज रहे हो तो जो चीज़ भारी होगी वो चीज़ पहले नीचे आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो ये लंबाई पे निर्भर करती है। सरलोलक जानते हैं, यूँ होती है, यूँ SHM फॉर पाथ फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 25। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग में एक कन्फ्यूज़न है कि आप हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग जब भी होगा तो जब भी रॉकेट जाता है तो वो सेकेंड्स में जाता है, ना कि आवर में जाएगा, ना आपको किसी और चीज़ में जाएगा वो। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो तीव्र गति से कब चलती है और सुस्त कब होती है? तो तीव्र गति से ये शीत ऋतु में चलती है, और कम जो सबसे कम गति से चलती है वो ग्रीष्म काल में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 का सी आंसर होगा। वर्षा की बूंद की गोलाकृति का कारण क्या है? तो ये इसका प्रेशर तनाव है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो जो भी अगर ऑटोमोबाइल जो भी वाटर का यूज़ हो रहा है किसी ब्रेक या में डिस्क में, तो वहाँ पे ऑलवेज पास्कल लॉ ही फॉलो होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो ये घनत्व इसका कभी नहीं चेंज होता, अपरिवर्तित रहेगा। किस ताप, क्वेश्चन 30 देखते हैं, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिकतम घनत्व होता है, और इसी पे ही मछली जिंदा रहती हैं वाटर के नीचे। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह से ऊपर होता है? तो 1 भाग ही ऊपर होता है, और ये 1/9 के साथ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 32 देखते हैं। प्लीज़ चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रकाश की गति होती है, तो प्रकाश की गति आप देख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ऐसी गति। 18 नहीं होगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। सूर्य का प्रकाश धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 के आसपास ही लेता है वो। तो ऑप्शन सबसे सही यही है, 8.5। 8 प्लस ही होगा, याद रखिएगा। 8.2 कहीं दे रखा होता है, कहीं 3 दे रखा होता है, तो 8 प्लस जो होगा वो होगा। ये गलत है, 7.9 करीब है लेकिन ये नहीं है। तो 33 का ऑप्शन बी के साथ जाएगा। 34 देखते हैं। जब एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसकी आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहेगी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, आप समझ रहे हैं, मान लीजिए ये एयर हो गया हमारा और यहाँ लीजिए वाटर है, तो मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो एयर से पानी में जा रहा है, तो ये हो गया, यही माध्यम है। आवृत्ति इसकी अपरिवर्तित रहती है। कार में पीछे दृष्टि के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्योंकि हमें छोटा चाहिए होता है पीछे का आवरण, ताकि हमारा मैक्सिमम कवर हो जाए और हम देख पाएँ। अवतल फेस को बड़ा करके दिखाता है, तो उत्तल छोटा दिखाता है, तो उत्तल के साथ जाएगा। उत्तल दर्पण लगाया जाता है मिरर में, जो कि बैक दिखना होता है हमें। हेडलाइट में अवतल लगता है क्योंकि बड़ा फोकस चाहिए होता है, और हेडलाइट में और जो मिरर व्यू होता है उसमें ऑलवेज उत्तल होगा, क्योंकि हमें छोटा और ज़्यादा से ज़्यादा देखना होता है, जो कि सिर्फ उत्तल लेंस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36। दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाएगा, तो अगर मान लीजिए आप इसके बीच में कोई रखेंगे, समांतर ये, तो इनके बीच में रखेंगे कोई, तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो हमें ऑलवेज इनफाइनाइट होगी, बनते चले जाएंगे वो बहुत सारे फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परिवर्तित जो किरण का घूर्णन है वो कितना होगा? तो ऑलवेज 2 थीटा होगा इसका मान। क्वेश्चन 38 देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होनी चाहिए? तो इस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए, आधी होगी तभी वो पूरा देख पाएगा। बड़ी अगर व्यक्ति से दुगनी होगी तो मुश्किल नहीं होगा सही, इसलिए व्यक्ति की आधी होती है ताकि सही से प्रतिबिंब देख पाए वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर समान रहते हैं? तो ये -40 पे समान रहते हैं। थर्मोस्टेट का संबंध क्या है? क्वेश्चन 40। तो ये तापक्रम को मेंटेन रखता है, ठंडा है तो ठंडा ही रखेगा वो। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। याद रखिए, ध्वनि को एक पार्टिकल चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। और जो आप सोचेंगे हवा में कैसे आगे बढ़ती है, तो हवा में जो धूल कण होते हैं, धूल कण, उन्हीं के वाइब्रेशन और उन्हीं का सहारा लेकर ध्वनि आगे बढ़ती है। ध्वनि को हमेशा माध्यम चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, याद रखिएगा, शून्य में आगे नहीं बढ़ सकती है ये। क्वेश्चन 42 देखते हैं। 1 किलोवाट घंटे का मान क्या होता है? तो जूल में निकालेंगे हम इसको। 3.6 × 10⁶ होती है, जूल होती है इसका मान, ध्यान रखिएगा। टरबाइन 43 क्वेश्चन देखते हैं। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना पड़ता है? तो ये मैकेनिकल है। मैकेनिकल मान लीजिए साइकिल है, यहाँ पे एक डायनमो लगा दीजिए और आप पैडल मारेंगे यहाँ पे, तो जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी तो वो एनर्जी एक जाके टरबाइन फॉर्म में जो घूमता है उसमें स्टोर हो जाएगी, और वो जाके आगे जो उसको बिजली में परिवर्तित कर देगा। सबसे अच्छा इसका उदाहरण होता है, आप देख सकते हैं, जो कि हाथ से घुमाने वाली मशीन होती है, उसको घुमाते रहिए। आपने वो देखा होगा जनरेटर्स आदि उसमें अब बहुत घुमाना पड़ता है। एक होता है आप घुमाते जाइए, एक होता है डीजल से चलता है। तो मशीनिंग वाला जो होता है मैकेनिकल प्रोसेस, आप घुमाते रहिए, वो घूमते जाएगा, उसका पट्टा रोलिंग करता जाएगा टरबाइन फॉर्म में, और फिर वो एनर्जी स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा 43। 44 देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो ये कैपलर ने दिए थे, ग्रहों की गति के नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है?
थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट तक देखिएगा। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। चलिए भार के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें। एक लड़के का भार अगर पृथ्वी पर 1200 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पे भार कितना होगा। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पे जाने पे हमेशा वेट बढ़ेगा, द्रव्यमान नहीं। तो वेट अगर आप पृथ्वी से जाके वहाँ पे चंद्रमा पे जा रहे हो, यहाँ पे आप 100 किलो के हो, मान लीजिए यहाँ पे आप 120 किलो के हो पृथ्वी पे, तो वहाँ पे आप 1/6 कर दोगे, उतने किलो के हो गया। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए जैसे एक लड़के का भार 1200 न्यूटन है, समझ लीजिए इसी तरह ऑप्शन है, इतना होगा नहीं, इतनी ये है, तो इसका चंद्रमा पे भार कितना होगा। तो 1/6 कर दीजिए आप, तो 200 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। तो सीधी सी बात है, हम प्रेशर डालेंगे और दाब बढ़ता चला जाएगा तो वो चीज़ चिपक जाएगी। तो इसका मतलब सीधा सा है कि दाब डालने पर बर्फ़ पिघलती है और वो चिपक जाएगी। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव हमारा ध्वनि से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तड़िक चालक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं। तो ये तांबे के बनाए जाते हैं तड़िक चालक। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है। तो ये विद्युत धारा मापने में किया जाता है, याद रखिएगा। रेन गेज का वर्षा में और ऊंचाई मापने के लिए अलग यंत्र होता है, प्रतिरोध के लिए तो होगा नहीं। रेजिस्टेंस ओम यूज़ होता है इसमें, इसका मात्रक। तो ये आज की हमारी कुछ क्लास थी, जो कि फिजिक्स से मैंने टॉप क्वेश्चंस लिए थे कुछ टॉपिक को लेके। आगे भी क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशली क्लास थी, अदर में भी बहुत उपयोगी है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा इसको और चैनल पे बने रहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल पे बने रहें। आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।